हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैंसी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन केस के बारे में। नाउन केस क्या होता है? सेंटेंस में नाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। किसी भी नेमिंग वर्ड को देखकर हम समझ आते हैं कि ये नाउन है, बट वो सेंटेंस में किस पोजीशन पर है, ठीक है, उसका ग्रामेटिकली फंक्शन क्या है उस सेंटेंस में, वो समझने के लिए हमें नाउन केस पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जब रिकॉग्निशन के क्वेश्चंस आते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच पहचानिए कि इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाइन वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तब हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न आ जाती है कि नाउन को पहचानने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट उसकी पोजीशन नहीं पता होती सेंटेंस में, ठीक है। तो उसे समझने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे नाउन के केसेस, जो कि रहेंगे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस एंड पोजेसिव केस। इन सबको हम डिटेल से विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले है नाउन क्या होता है। नाउन क्या है? नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो किसके नेम हो सकते हैं, किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का, क्वालिटी का, आइडिया या एक्शन का, ठीक है। सो नाउन इज द नेम, इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ थिंग, कोई भी थिंग, ठीक है। पेन, पेंसिल, बुक, अलमीरा, टेबल, चेयर, एनीथिंग, ठीक है। अपने आसपास देखो, जितनी चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं फिजिकली, जो आपके सामने प्रेजेंट है, उन सब चीज़ों को आपने कोई ना कोई नाम दिया है। आप उसको टच करके बता सकते हो कि हाँ जी भाई, ये तो ये चीज़ है, ठीक है। तो एनीथिंग, किसी भी चीज़ को आपने कोई भी नाम दिया तो वो क्या बन गया? नाउन बन गया। पर्सन, ठीक है, जैसे राहुल, मेघा, हिमानी, ठीक है, ये सब क्या है? पर्सन है, ठीक है। बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, ये सब क्या है? पर्सन है। उसके बाद आ गया एनिमल। एनिमल, डॉग, कैट, बफेलो, ऑक्स, लायन, एलिफेंट, सो मैनी एनिमल्स आर देयर। तो हर एनिमल को देखकर आपको पता चलता है भी हाँ जी, ये किस तरह का एनिमल है, कौन सा एनिमल है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको कोई नाम दिया है। उसके बाद आ जाता है प्लेस। कोई भी प्लेस है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, कोई शहर है, कोई कंट्री है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वालिटी। क्वालिटी, किस हर चीज़ में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये ब्लैंकेट है और ये बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। तो सॉफ्ट है, बट मुझे उस ब्लैंकेट में क्या पसंद है? उसकी सॉफ्टनेस पसंद है। आई लाइक द सॉफ्टनेस ऑफ दैट ब्लैंकेट, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्टनेस क्या हो गया? नाउन हो गया। किसे दिया हमने? किसी चीज़ की क्वालिटी को कोई नाम दिया, ठीक है। इसी तरह से आइडिया, ब्रेव, एक पर्सन ब्रेव है और उसकी आपको क्या उसकी क्या क्वालिटी या क्या उसकी चीज़ आपको पसंद है? दैट इज़ ब्रेवरी, ठीक है। उसके बाद एक्शन। अब एक्शन को बताने वाले वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस में जब कोई वर्ब हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके सेंटेंस में वो वर्ब का ही रोल प्ले कर रही हो। कई बार वो नाउन का भी रोल प्ले करती है। जैसे मैंने लिखा रीडिंग। अब रीडिंग आपको सेंटेंस में दिखा और आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है कि ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर मैंने कहा आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर तो रीडिंग वर्ब हो गया, ठीक है। बट अगर मैंने कहा माई हॉबी इज़ रीडिंग, ठीक है, मेरी हॉबी क्या है, कौन सा एक्शन मुझे पसंद है, कौन सा एक्ट मुझे पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है, तो वहाँ पर रीडिंग क्या हो गया? नाउन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। आई लाइक स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या हो गया? वो भी नाउन का रोल प्ले करेगा, एक एक्शन है जिसको मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक सी इंट्रोडक्शन की नाउन क्या होता है। आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि है हमारा नाउन केस। अब नाउन केस क्या होता है? Noun case is a property of noun which shows relation of a noun to the rest of the सेंटेंस। किसी नाउन का बाकी सेंटेंस में क्या रिलेशन है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है बाकी के सेंटेंस में, उसको समझने के लिए हम नाउन केस को पढ़ते हैं। अब नाउन केस समझने से पहले एक सेंटेंस आप बताइए, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब तो वर्ब वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। वर्ब, वर्ब का कोई भी रूप, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, कुछ भी हो। बट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जब नाउन सब्जेक्ट की पोजीशन पर आएगा सब्जेक्टिव केस, जब नाउन ऑब्जेक्ट की केस पोजीशन पर आएगा तो आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। बहुत इजी सा पॉइंट है। आप पहले टाइप देख लेते हैं कि इनके अलावा और कौन से हैं नाउन केस के टाइप। सबसे पहले है सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव भी केस कह देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए सब्जेक्टिव केस ना लिख कर क्या लिख देगा? नॉमिनेटिव केस।
उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में भी आपको दो तरह के ऑब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूजेटिव केस कहा जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस कहा जाता है। नेक्स्ट इज वोकेटिव केस और फिर आ जाता है हमारा पोजेसिव केस जिसे हम जेनिटिव केस भी कहते हैं। ये हो गए टाइप। अब इन चारों टाइप्स को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्टिव केस। बहुत ईजी है। सेंटेंस में मैंने अभी क्या कहा, सेंटेंस के 3 पार्ट हो गए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब हमारा नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर होगा तो उसे सब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। और इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, जब हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे हु, और जो आंसर आएगा वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट। अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की पोजीशन पर अगर कोई नाउन है तो वो नाउन का कौन सा केस हो गया, सब्जेक्टिव केस। ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर हमेशा नाउन आए, कई बार प्रोनाउन भी आ जाता है, ठीक है। सो अब इस सेंटेंस में देखते हैं, राहुल गेव द बुक टू हिज फ्रेंड। तो गेव यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। दिया, किसने दिया, ठीक है, क्या दिया नहीं अभी मैं पूछी, किसने दिया, राहुल ने। हु गेव द बुक, तो राहुल गेव द बुक, ठीक है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो यहाँ पर रीडिंग जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। व्हाट इज अ गुड हैबिट, तो रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, ठीक है। ये हो गया नॉमिनेटिव केस। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल सी बात है, जब हमारा जो नाउन है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर होगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ पर्सन और थिंग अपॉन विच और टू विच द एक्शन वॉज परफॉर्म्ड। अब ऑब्जेक्ट में भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, बच्चे समझ नहीं पाते कि ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, क्योंकि हर वर्ड जो वर्ब के बाद आ रहा है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट बनने के लिए उसे क्या चाहिए कि जो सब्जेक्ट ने एक्शन किया उसका इफेक्ट उसके ऊपर ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। रवि हिट्स द बॉल, रवि ने बॉल को हिट किया, तो रवि ने जो एक्शन किया उसका इफेक्ट जो है वो ट्रांसफर हुआ। राज कट द केक, राज ने जो एक्शन किया उसका इफेक्ट ट्रांसफर हुआ। इट मीन्स जब सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है कोई एक्शन करता है और एक्शन का इफेक्ट ट्रांसफर होता है, या सब्जेक्ट जो एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है वो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, इसमें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बट कई सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सूर्य उदय हुआ, ठीक है, किस दिशा में उदय हुआ, ठीक है, पूर्व दिशा में उदय हुआ, ठीक है। क्या इसमें सन का एक्शन कोई इफेक्ट डाल रहा है, उसमें सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो इन द ईस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट है पर ऑब्जेक्ट भी किसका है, प्रपोजिशन का। यहाँ भी एक और पॉइंट याद रख लो कि जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, जब हम ग्रामर के रूल समझते हैं, हमें दो चीज़ें याद रखनी है। पूरी ग्रामर में यूज़ होगी ये चीज़ कि हमारे सेंटेंस में एक तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और दूसरा ऑब्जेक्ट आता है आपका प्रपोजिशन के बाद, ठीक है। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जो मैंने सेंटेंस बोला था सनराइजेज इन द ईस्ट, तो इन जो है वो प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सो ऑब्जेक्टिव केस में आने के लिए क्या चाहिए, या तो नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। बहुत इजी है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, हमें पता चल गया कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव केस में। पर कन्फ्यूज़न कहाँ आती है, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की जगह दो ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, रीता गेव सीमा अ गिफ्ट। देखो रीता क्या है, सब्जेक्ट जो कि एक्शन कर रहा है, देने का काम कौन कर रहा है, रीता कर रही है। सीमा अ गिफ्ट, अब ये दो वर्ड्स हैं, नंबर 1 नंबर 2। अब रीता ने दिया, क्या दिया, गिफ्ट दिया। किसे दिया, सीमा को दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, एक्यूजेटिव केस, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप डेटिव केस बोलते हो, ठीक है।
अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक्शन जो है वो डायरेक्टली परफॉर्म किया गया उसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए एक्शन किया गया, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट फॉर हुम और टू हुम समथिंग इज डन, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखते हैं, रीता गेव, रीता ने दिया, क्या दिया, ठीक है। माइंड में तो सबसे पहले ये आता है ना भाई कहीं क्या दिया, तो डायरेक्टली एक्शन किसके ऊपर किया गया है, गिफ्ट के ऊपर, ठीक। तो गिफ्ट क्या हो गया यहाँ पर हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जिसे यानी कि गिफ्ट का अगर पूछा जाए, अगर गिफ्ट को आपको अंडरलाइन दिया करके दिया जाए और आपके पास ऑप्शन दिए जाए और पूछा जाए ये कौन सा केस है, तो आंसर रहेगा एक्यूजेटिव केस। अगर एक्यूजेटिव नहीं मिलता तो डायरेक्ट मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा आपके 4 ऑप्शंस में, ठीक है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके लिए एक्शन किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो रीता गेव अ गिफ्ट, रीता ने गिफ्ट दिया, ठीक है, तो यानी कि देने का काम क्या है, गिफ्ट। किसको दिया, किसके लिए एक्शन किया भाई, किसके लिए किया, सीमा के लिए किया, तो सीमा क्या हो गई हमारी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो रीता गेव, क्या दिया भाई, गिफ्ट दिया, गिफ्ट दिया तो गिफ्ट हो गया डायरेक्ट, क्योंकि एकदम से माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट उसने जो एक्शन है क्या किया, ठीक है। वट का आंसर आएगा, ही गेव वट, ठीक है। तो गिफ्ट डायरेक्ट, और फॉर होम, टू होम, ऑफ होम, जब यहाँ पर यानी कि होम का आंसर रहेगा और यहाँ पर आंसर रहेगा वट का, ठीक है। वट तो या हु भी हो सकता है, ठीक है, वट या हु का आंसर होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर फॉर होम, टू होम या ऑफ होम का आंसर होगा तो वो रहेगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो हमेशा डायरेक्टली क्या होता है, वर्ब के बाद आता है। डायरेक्ट जो है डायरेक्टली वर्ब के बाद आने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ये रही वर्ब, वर्ब के डायरेक्टली बाद क्या आया सीमा, जो कौन से केस में था, डेटिव केस में, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ठीक है। सो हमने अब क्या समझा कि ऑब्जेक्टिव केस समझने से पहले ऑब्जेक्ट 2 चीज़ों के होते हैं, या तो वर्ब का होगा या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट जिसके ऊपर डायरेक्टली एक्शन किया जा रहा है और इनडायरेक्ट जिसके लिए एक्शन किया जा रहा है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टाइप, दैट इज वोकेटिव केस। बहुत इजी है वोकेटिव केस, जब हम किसी को एड्रेस करने के लिए नाउन को यूज़ करते हैं। जैसे मैं किसी को आवाज़ दे रही हूँ, किसी को बुलाने के लिए मैं कहती हूँ राहुल इधर आओ, तो राहुल क्या हो गया यहाँ पर, वोकेटिव केस में हुआ, ठीक है। वोकेटिव case is used when someone is directly addressed by the speaker. Vocative nouns are often set off by commas to indicate they are being directly addressed, ठीक है। जैसे बच्चे ने कहा टीचर आई हैव डन माई वर्क, तो यहाँ का जो टीचर है वो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ का टीचर क्या है, वोकेटिव केस में है, यहाँ का सब्जेक्ट है आई, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में रिया डू इट, डू इट यहाँ पर इम्पैरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट की नीड नहीं है, और यहाँ का रिया जो है वो क्या है, हमारा वोकेटिव केस में है। और याद रखिएगा कि वोकेटिव केस में जिसे हम एड्रेस कर रहे हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम कोमा को यूज़ करते हैं। अगर कोमा नहीं है तो सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। अब जैसे ये 2 सेंटेंसेस देखिए, आई नो यादवी, आई नो यादवी, ठीक है। वो पहले सेंटेंस में कह रहा है कि मैं यादवी को जानता हूँ, ठीक है, और आई नो यादवी, इसमें सेंटेंस में मीनिंग बदल जाता, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आई नो यादवी का मतलब हो जाता है कि मैं यादवी को जानती हूँ। पर दूसरा सेंटेंस देखिए, आई नो के बाद मैंने क्या यूज़ किया है, कोमा यूज़ किया, और उसके बाद मैंने क्या कहा है, यादवी, आई नो यादवी। तो यहाँ पर यादवी जो है वो वोकेटिव केस में है, यानी कि मैं उसको एड्रेस कर रही हूँ, मुझे पता है यादवी, ठीक है। तो पहले सेंटेंस का मतलब हो गया कि मैं यादवी को जानती हूँ, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस का मतलब हो गया मुझे पता है यादवी। तो यादवी को यहाँ सिंपली एड्रेस किया गया है, जबकि पहले सेंटेंस में यादवी जो है ऑब्जेक्टिव केस में था, ठीक है। आई सब्जेक्ट था और नो वर्ब थी और यादवी ऑब्जेक्ट था। बट सेकंड सेंटेंस में आई नो कोमा
कोमा ने बता दिया कि अगला जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, सिर्फ एड्रेस करने के लिए यूज़ हुआ है, तो यादवी यहाँ पर जो है वो वोकेटिव केस में है। वोकेटिव केस के बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है, दैट इज पोजेसिव केस ऑफ नाउन। पोजेसिव केस ऑफ नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केस है नाउन का। तो ये किस लिए यूज़ होता है, सबसे पहली बात पोजेशन बताने के लिए या ओनरशिप बताने के लिए पोजेसिव या जेनिटिव केस, इसको जेनिटिव केस भी कहा जाता है। पोजेसिव केस तो पोजेशन से बहुत ईजी हो जाता है लर्न करना कि पोजेशन या अधिकार बताने के लिए यूज़ हो रहा है, और इसके साथ ही इसके साथ जेनिटिव केस इसका सेकेंड वर्ड है। तो पोजेसिव केस ऑफ नाउन क्या करता है, पोजेशन या अधिकार बताता है। जैसे कि राज की बुक, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, राज, क्योंकि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। वैसे बेसिकली देखा जाए तो पोजेसिव केस के बहुत सी एक प्रॉपर वीडियो बनेगी, बट यहाँ पर एक सिंपल इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं कि पोजेसिव केस अगर सिंगुलर नाउन का बताना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगता है, ठीक है। जैसे राज की किताब है तो राज अपोस्ट्रोफी एस, राज बुक, ठीक है। बट अगर नाउन हमारा प्लूरल है, प्लूरल भी दो तरह से होता है, या तो एस से एंड होता है नाउन प्लूरल बनते हुए, या विदाउट एस होता है, ठीक है। जब वर्ड हिसिंग साउंड से यानी कि एस से एंड हो रहा होगा तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे इसका पोजेशन बताने के लिए। अगर ये विदाउट एस एंड हो रहा है तो सिंपली जैसे सिंगुलर वाले का कर रहे थे वैसे ही अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ठीक है। एंडिंग विद एस तो अपोस्ट्रोफी लगेगा। जैसे लड़कियों का स्कूल है तो गर्ल्स स्कूल, चिल्ड्रंस गेम, बच्चों की गेम है तो चिल्ड्रंस गेम, ठीक है। तो इस तरह से पोजेसिव केस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाँ पोजेसिव केस किस तरह से, क्योंकि इसके बाद हमने ये भी पढ़ना है कि पोजेसिव केस में हम कंपाउंड नाउन को कैसे बनाते हैं, उसकी पोजेशन, सिंगुलर का कैसे पोजेसिव केस, सारा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। सो नाउन केस से रिलेटेड इतना, मतलब हमें अब रिकग्निशन आ गई कि सेंटेंस में नाउन किस केस में यूज़ हुआ है, चाहे वो सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, पोजेसिव केस हो या वोकेटिव केस हो, ठीक है। फॉर इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम न्यू टॉपिक। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।